बीजेपी संसदीय दल की बैठक में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी है। कश्मीर फाइल से सच सामने आया है, ये उन्होंने कहा है। पहले कश्मीर का सच दबाया गया था, ये कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जहां पर बीजेपी संसदीय दल की बैठक में उन्होंने अपनी बात रखी है। कश्मीर फाइल जो कि फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है, उसको लेकर काफी विवाद भी हो रहा है और पहले कश्मीर का सच दबाया गया था, ये कहा है पीएम मोदी। हमारे देश का दुर्भाग्य है जी कि इतिहास को सही पर्सपेक्टिव में समय पर समाज के सामने रखना, उसमें किताबों का महत्व होता है, कविताओं का महत्व होता है, साहित्यों का महत्व होता है, वैसा फिल्म जगत का भी महत्व होता है। आजादी के बाद दुनिया के सामने महात्मा गांधी को सचमुच में सारी दुनिया मार्टिन लूथर किंग की बात करता है, सारी दुनिया नेल्सन मंडेला की बात करता है, लेकिन दुनिया गांधी की चर्चा बहुत कम करता है। अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांधी के जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो शायद हम मैसेजिंग कर पाते। पहली बार एक विदेशी ने जब गांधी फिल्म बनाई और ऑस्कर के पुरस्कार मिला, तब जाके के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे। लेकिन कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उसमें से भी तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कुछ कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं, उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है, और ये जिम्मेवारी मैं आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे। हमारे देश का दुर्भाग्य है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा दावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना कि सत्य को सबके सामने लाना अनिवार्य है, और अगर ये फिल्मों के जरिए होता है तो सही है। लेकिन मेरा मानना किसी एक फिल्म की बात नहीं है, लेकिन कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स से जो जम्मू कश्मीर में घटना घटी, कश्मीरी हिंदुओं को जिस तरह से वहां से मार मार कर भगाया गया, वहां की औरतों के साथ बदसलूकी हुई, जो जेनोसाइड हुआ और उसके बाद जो एक्सोडस हुआ, उस बात को दुनिया के सामने सत्य को लेकर आने की बात है, और ये आना चाहिए।
पहले कश्मीर का सत्य दबाया गया था, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमन चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ हैं। अमन, सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना कि सत्य को दबाया गया, यह सत्य अभी उजागर हुआ है। और जब जब हम कश्मीर फाइल्स के निर्माता, निर्देशक और उनके एक्टर से बात करते हैं, कश्मीरी पंडितों से बात करते हैं, उनका यही कहना है कि 32 साल गुजर गए और पूरे भारत को यह पता भी नहीं कि हमारे साथ हुआ क्या था। बिल्कुल आनंद, इसको पूरी तरीके से समझाया प्रधानमंत्री ने। उन्होंने जिक्र किया कि नेल्सन मंडेला का जिक्र होता है, मार्टिन लूथर किंग का जिक्र होता है, लेकिन गांधी जी का उस तरह से जिक्र नहीं किया गया, या गांधी जी का जिस तरह का योगदान था उसका जिक्र नहीं होता। उन्होंने कहा कि आपातकाल को लेकर, इमरजेंसी को लेकर इस तरह की फिल्म जो है नहीं बनने दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि विभाजन विभीषिका दिवस जब मनाने की बात की गई, 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाले विभाजन विभीषिका दिवस स्मृति दिवस के रूप में जब घोषित किया गया, तब लोगों को बहुत दर्द हुआ। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस, इमरजेंसी और उसी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने उदाहरण दिए, 3 उदाहरण दिए कुल मिलाकर। एक तो ये कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस जब मनाने की बात की गई तब लोगों को दर्द हुआ। इमरजेंसी को लेकर जब फिल्म बनाने की बात हुई तब उसको नहीं बनाने दिया गया, उन तथ्यों को दबाया गया। नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, उनकी बात होती है, लेकिन महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उस तरह से दुनिया में बात नहीं होती। अगर उनकी जीवन स्मृति को लेकर बनाई जाती तो संभवतः वो चीजें अलग होती। और उसी का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हुए 3 उदाहरण दिए उन्होंने, और फिर उन्होंने जिक्र किया कश्मीर फाइल्स का, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में आप भी जानते हैं आनंद, वो केरल कांग्रेस का ट्वीट है, सचिन सावंत का ट्वीट है, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता, जब उन्होंने कहा कि नहीं 350 हिंदू नहीं 15,000 मुसलमान भी मारे गए थे। सचिन सावंत ने कहा कि ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश थी। तो कहीं ना कहीं परेशानी हो रही थी कश्मीरी हिंदुओं को लेकर, जो मूवी बनाई गई जिसमें तथ्य सामने रखे गए, और उसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भी वही हालात है, आज भी जब सच सामने रखा जा रहा है तो लोगों को परेशानी हो रही है। जी, और अमन, सबसे बड़ी बात इस्लामिक कट्टरता की जब बात करते हैं, हमारे देश को अगर सेक्युलर कहा जाता है तो कैसे कि पूरे भारत ने कभी ये पूछा नहीं कि एक पूरे स्टेट को कैसे एथनिकली क्लेंस कर दिया गया, एक पूरे स्टेट को रातों रात पूरी तरह से खाली कैसे कर दिया गया वहां पर गैर मुसलमानों से। कैसे 19 जनवरी की वो रात, वो जो 48 घंटे थे 1990 में, ये बिल्डअप जो हो रहा था, इसको पूरी तरह से दबाया गया कि दो जनरेशन उसके बाद जानते ही नहीं है। यहां तक कि खुद कश्मीरी पंडितों के जो आगे की नस्लें हैं वो खुद नहीं जानते कि किस तरह से वहां पर उनको क्या दर्द झेलना पड़ा और उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। और सबसे बड़ी बात अमन कि 1947 से ये प्रकरण चल रहा है। जब पहले कबायली आए थे 47-48 में, उसके बाद से फिर ये 85 के बाद से फिर से ये ध्रुवीकरण और फिर से ये माहौल पूरा खराब कर दिया गया। और वो कौन कौन से नेता थे, क्यों इस नैरेटिव को एक तरीके से बदला गया। उस पिक्चर में भी डायलॉग है कि सरकार भले ही किसी की हो, सिस्टम तो हमारा है, और ये नैरेटिव्स का खेल है। ये सारी बातें अब जब सामने आ रही हैं तो लोग अब जाकर देख रहे हैं, और आपको भी रिएक्शंस आए होंगे जहां लोग चौंक गए थे, रो रहे थे, माफी मांग रहे हैं अब कश्मीरी पंडितों से कि हमें तो पता ही नहीं था। बिल्कुल आनंद, अब तो लोग ये भी बात करने लगे हैं कि भाई इसी तरह की फिल्म क्या डायरेक्ट एक्शन डे को लेकर बनेगी, क्या मोपला नरसंहार को लेकर इस तरह की फिल्म बनेगी, क्या जिस तरह के नरसंहार जो चुन चुनकर हिंदुओं को मारा गया था, मोपला नरसंहार कोई नहीं भूल सकता, डायरेक्ट एक्शन डे कोई नहीं भूल सकता। लोग हैरान हुए कि ये सब हुआ था। अब तक हो ये रहा था कि कश्मीरी पंडितों को ऑपरेसर बताया जा रहा था, ये नैरेटिव इस तरह का बिल्ड किया गया था, वो उनको भगाया नहीं गया, वो तो छोड़कर स्वेच्छा से गए हैं। लेकिन अब जब ये तथ्यों के आधार पर सच्चाई सामने रखी गई तब लोग हैरान हुए ये जानकर कि इतना बुरा किसी के साथ हुआ या हो सकता था। अगर हुआ तो अब तक कैसे इसको दबाया गया, कैसे सच सामने नहीं लाया गया। और अब जब सच सामने आया, जब सच्चाई, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि तथ्यों के आधार पर जब सच सामने रखा गया, तब लोगों को परेशानी हो रही है। सवाल यही आनंद कि अब तक इसको कैसे दबाया गया, छुपाया गया। तथ्यों के आधार पर जब ये सच सामने रखा गया तो अब ये मांग हो रही है, लोग गूगल कर रहे हैं कि डायरेक्ट एक्शन डे क्या है, मोपला विद्रोह क्या है, मोपला नरसंहार क्या है। जब लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे तब लोगों को पता लगेगा कि इससे भी बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं जिनको इतिहास की किताबों में गुम कर दिया गया। आनंद, और एक लाइन में लिख कर उसको पूरी तरह से कवर अप कर कह दिया गया कि भाई इनका तो कटना लाजमी था, इनका तो भागना, इनका तो ये लाजमी था क्योंकि ये ऑपरेसर्स थे। अमन, बने रहिए मेरे साथ। जरा प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा वहां संसदीय दल की बैठक में, एक बार फिर सुन लेते हैं। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर
उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए एक बड़ा मुहिम चलाया, आपने देखा होगा। एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे। इसलिए जब गांधी फिल्म बनाई और ऑस्कर के पुरस्कार मिला, तब जाके के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे। लेकिन कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी, इतनी बड़ी घटना, कोई फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे कर, तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उसमें से तुम्हें तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए एक बड़ा मुहिम चलाया, आपने देखा होगा। एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं। किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं, उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है। और ये जिम्मेवारी मैं आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे। मोदी का कहना कि एक इकोसिस्टम है जो सत्य को दबाने में लगी हुई है। वो इकोसिस्टम पिछले 5-6 साल से हैरान है कि 5-6 दिनों से हैरान है कि कैसे ये तथ्य, ये सत्य जो हमने इतने सालों छुपा कर रखा, वो अब जग जाहिर हो गया है, वो उजागर हो गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी गई ताकि इस फिल्म को दबाया जाए, इसको डिस्क्रेडिट किया जाए। ये गलत है। प्रधानमंत्री का कहना है कि आपातकाल से लेकर आजादी तक और विभाजन तक हर किसी विषय पर सत्य के आधार पर फिल्में बननी चाहिए। वही नहीं, उन्होंने कहा सत्य को सामने आना चाहिए, सत्य को उजागर होना बहुत आवश्यक है। कश्मीर फाइल्स का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि देखिए कैसे कोई जब सत्य और तथ्य के आधार पर कुछ सामने लेकर आता है, तो फिर जिस तरह से लोग उसको स्वीकार रहे हैं, उसे देख रहे हैं, चौंक रहे हैं, तो क्यों एक इकोसिस्टम है जो इसको पूरी तरह से दबाकर डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहा है। अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं। अमिताभ, सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री का यही कहना कि ये एक इकोसिस्टम है जो सिर्फ एक प्रकार के नैरेटिव को चलने देता है और जो सत्य को दबाने में नहीं हिचकिचाता। और यही बात जो इस पिक्चर के फिल्म के निर्माता हैं, जो इसमें एक्टर्स हैं, चाहे वो अनुपम खेर हो या फिर विवेक अग्निहोत्री स्वयं हो, वो ये कह रहे हैं कि सिनेमा हॉल्स के आगे हाउसफुल का बोर्ड लगाया जा रहा है और अंदर 20% भी संख्या नहीं है, लोग नहीं है। जानबूझ के इसको डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर पिक्चर नहीं दिखा रहे, इसकी पायरेटेड वर्जन्स को लेकर आया जा रहा है ताकि ये पिक्चर ज्यादा चले नहीं और फिर इस तरह से वायरल हो जाए और लोग देख लें जिसको देखना है, लेकिन इसको कलेक्शंस ना मिले, ये सक्सेस स्टोरी ना बने। ये बात और 32 साल से जिस सत्य को छुपाने की कोशिश की गई, आज वो जग जाहिर है।
लोग देख देख कर ये कह रहे हैं कि हम माफी मांगते हैं। करीब 50 करोड़ का बिजनेस कर चुका है ये फिल्म। क्यों? क्योंकि लोगों ने कहा अब हम सत्य देखना चाहते हैं। यही बात प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं अमिताभ, कि सत्य को मत दबाओ। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने एक लाइन ले ली है, वो है, और ये लड़ाई चल रही है आनंद विचारधारा की, और ये विचारधारा की लड़ाई मुझे लगता है अब मुकाम पर पहुंचने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री अब खामोश नहीं बैठ रहे हैं। अगर संसदीय दल की बैठक में जहां बीजेपी सांसद राज्यसभा और लोकसभा दोनों मौजूद हो, तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद हो और पूरा देश सुनना चाह रहा हो कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री अगर कश्मीर फाइल्स का जिक्र करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और सीधा सीधा है कि ये विचारधारा की लड़ाई है और प्रधानमंत्री पीछे नहीं हटेंगे। आपने भी फिल्म देखी आनंद, आपने तमाम कलाकारों से भी बात की है, क्या भावुक पल था। अगर जब इंटरव्यू में लोग जो उस कलाकार जो उसमें डूब गया अपने उस पात्र में, अगर वो भावुक हो रहा है तो आप समझ लो फिल्म कितनी कितनी हृदय विदारक रही होगी। मतलब किसी भी, मुझे लगता है जो कश्मीर से जुड़ा हुआ, कश्मीर से में जो काम कर चुका है, वो इस तथ्य से परे नहीं है। और यही कारण है कि जब एक नैरेटिव रचने की कोशिश होती है आनंद, चाहे वो जेएनयू से हो, चाहे एक बहुत बड़े तबके से हो जो दिल्ली में बैठा है, सीएए के माध्यम से हो, वो एक बहुत बड़ा तबका है जो शायद अब बैकफुट पर है। और दूसरी बात, उनको ये लगा भी नहीं होगा कि इस तरह से लड़ाई विचारधारा की सामने आएगी और विचारधारा की लड़ाई में वो पीछे दबते चले जाएंगे। कितने सालों से अमिताभ मैं प्रत्यक्ष हूं, मेरे खुद मित्र हैं जो कश्मीरी पंडित हैं, उनके साथ मैं पढ़ा हूं, मैं हर साल मैं इन कश्मीरी पंडितों और इन परिवारों से जाकर मिलता हूं, इनसे बात करता हूं। ये सिर्फ एक कहते हैं कि देखिए जस्टिस की तो उम्मीद हम खो गए, लेकिन पूरा हिंदुस्तान हमारे दर्द को भूल गया, हमको भूल गया, वो समझता ही नहीं था। ये तो समझो, मैं खुद कश्मीर गया हूं और वहां मैंने इनके घर देखे हैं जिनके घरों के आगे लिखा है भट्टे तू भाग, भट्टाइन को छोड़ दो, यानी पंडित तू भाग, पंडिताइन को छोड़ दे। ये बातें वहां पर लिखी हुई हैं। वो घर आज भी उजड़े हुए हैं, कई घरों पर और कई जमीनों पर किसी और ने आकर कब्जा कर लिया है। वो लोग जो वहां काम करते थे आज वहां कब्जा कर चुके हैं। जो पड़ोसी थे उन्होंने ही उनके इस हाल का इनका ये हाल कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात अमिताभ की पूरे देश को एक नैरेटिव बताया गया, जहां कश्मीरी पंडितों को ही गलत बताया गया, जहां यह कहा गया कि कोई नरसंहार हुआ ही नहीं, जहां यह कहा गया कि कोई पलायन हुआ ही नहीं है, तो खुद छोड़ के गए थे। और 32 साल से ये नैरेटिव चल रहा है और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नैरेटिव इमरजेंसी के बारे में है, ये नैरेटिव विभाजन के बारे में है। इन सारे तथ्यों को जग जाहिर करना जरूरी है और सत्य को मत छुपाइए, सत्य को मत दबाइए। उन्होंने उस इकोसिस्टम को भी सीधे आड़े हाथों लिया है। उन्होंने पूरा खुलकर कहा कि इस इकोसिस्टम को हमको रोकना होगा। ये कौन है जो ये इकोसिस्टम है जो रख गया है जी इसको दबाने में, इसको डिस्क्रेडिट करने में? आनंद, पूरा का पूरा सिस्टम है, एक पूरा सिस्टम है, पूरा का पूरा तबका है जो डिस्क्रेडिट करना चाहता है उस विचारधारा को, उस इतिहास को जो बना है लेकिन लिखा कुछ और गया है। प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि कश्मीर फाइल्स जैसी पिक्चरें बनती रहनी चाहिए, ये बॉलीवुड को भी इशारा है। जिस बॉलीवुड में लोग जहां पंडित को हमेशा विलन बनाते थे और मौलवियों को हमेशा अगर आशीर्वाद देने की मुद्रा में लगाते थे, पादरी हमेशा सच्चा होता था, वहाँ अगर बॉलीवुड भी अगर सीधे रास्ते पर चलता, उसको ये प्रधानमंत्री का सीधा संदेश है कि सच दिखाओ, और बॉलीवुड को संदेश है कि कश्मीरी फाइल जैसी पिक्चरें जिसमें सच्चाई है कश्मीर की, उसको सामने लेकर आओ। ये बहुत बड़ा कदम है प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री का एक ऐसा इनिशिएटिव है जो मुझे लगता है उस विचारधारा को मानने वाले उन लोगों को भी प्रभावित करेगा, उनको और उत्साह भरेगा जो उस विचारधारा को मानते तो हैं लेकिन पर्दे के पीछे रहना ज़्यादा चाहते हैं। और ऐसे लोग बॉलीवुड में हैं जो काम कर रहे हैं। अगर अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी जैसे अदाकारों ने इस फिल्म में अगर खुलकर काम किया है आनंद, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत हुई है। मैं आपको बता रहा हूं अमिताभ, जिन्होंने इस पिक्चर को बनाया उनको खुद फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने प्रताड़ित किया। जिन्होंने इसमें काम किया है उनको खुद फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने प्रताड़ित किया। आप खुद सोशल मीडिया पे मुझे एक सुपरस्टार का नाम बता दीजिए जिसने इस पिक्चर को एंडोर्स किया हो, जिसने कहा हो कि मैं तारीफ करता हूं कि आपने ऐसी पिक्चर बनाई और मैं खुद जाकर पिक्चर देखना चाहता हूं। मुझे एक ए लिस्टर का नाम बताइए ना अभी अमिताभ। ये इस इकोसिस्टम को मैं पूछ रहा हूं साफ, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। सोचिए, खुद फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस पिक्चर पर कोई वाहवाही नहीं कर रहे, कोई ट्वीट नहीं कर रहा, कोई फॉरवर्ड नहीं कर रहा, कोई नहीं कह रहा मैं जाकर थिएटर में ये पिक्चर देखूंगा या देखूंगी। आप मुझे एक हॉलीवुड के, बॉलीवुड के ए लिस्टर की बात बताइए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक ए लिस्टर का नाम बता दीजिए।
अब आनंद, अब क्या इसमें क्या ज्यादा चर्चा करें, अब सब खामोश हीरो हो चुके हैं। अब कोई तो खामोश है तो हीरो कैसे हो गए? अब कोई समाज और राजनीति पे बोलना चाहता नहीं खामोश है तो हीरो कैसे हो गए? वो हीरो नहीं है फिर। एक दौर था जब बड़े बड़े नेता आकर धरने पर बैठ जाया करते थे कि नर्मदा डैम की हाइट क्यों बढ़ाई जा रही है। एक जमाना वो था जब कोई नेता आकर कुछ और जेएनयू आकर बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्री आकर बयान दे देते थे। 5 लाख से ज्यादा परिवार, अमिताभ, 5 लाख से ज्यादा परिवार अपने घर से वंचित हैं। 32 साल हो गए, अब भी उनको उनकी वापसी सही तरीके से, कल्चरल घर वापसी, घर जाने को तो कोई भी घर जा सकता है, लेकिन जो जहां पर जिस तरीके से अतिक्रमण करके बैठा है वो एक साइकोलॉजिकल एक्सोडस भी किया गया था। नरसंहार उनके कल्चर का, उनके सिविलाइजेशन का, सब कुछ किया गया था। एथनिक क्लेंजिंग की गई थी, यानी कि पूरी तरह से गैर मुसलमानों को बाहर निकाल दो, और जो मॉडरेट मुस्लिम्स थे जिन्होंने कहा कि यह गलत है उनको भी मार दिया गया। इस तरह के कट्टरता को किसी ने आज तक चुनौती नहीं दी। और जब इस पर एक पिक्चर बनती है तो देखिए आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री में से कितने लोग हैं जो बढ़ चढ़कर कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स देखिए। अशोक पंडित हमारे साथ हैं, खुद निर्माता हैं, खुद उनका बेटा खुद म्यूजिक फिल्म इंडस्ट्री में। अशोक जी नमस्ते, आप मुझे बताइए कितने ए लिस्टर्स हैं जिन्होंने इसको रीट्वीट किया और कहा कि जाओ देखो कि अनुपम खेर ने क्या काम किया है, जाओ देखो कि विवेक अग्निहोत्री ने किस तरह से सच बयान किया है। अशोक जी, अशोक पंडित जी से फिर बात करने की कोशिश करेंगे, फिर से उनको फोन पर ट्राई करेंगे। लेकिन अमिताभ, सही बात, प्रधानमंत्री ने यही कहा कि 5-6 दिन से क्या मुहिम चल रही है, तो ये नैरेटिव सेट करने वाले लोग कौन है? ये जग जाहिर है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोले तो बढ़िया है कि यही नैरेटिव सेट करने वाले हैं जिन्होंने सीएए का पूरा आंदोलन खड़ा किया। ये वही नैरेटिव सेट करने वाले हैं जिन्होंने जेएनयू जाकर भारत 3 टुकड़े हो, कश्मीर आजाद हो, आजाद कश्मीर का नारा लगा। अमिताभ, अशोक पंडित हमारे साथ है। अशोक पंडित बताइए कितने ए लिस्टर्स हैं इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जिन्होंने कहा हो कि विवेक अग्निहोत्री की पिक्चर को देखो क्योंकि इसमें सच बयां है, अनुपम खेर के परफॉर्मेंस को देखो क्योंकि उसमें उनकी आत्मा लगी है, झोंक दी है उन्होंने। आपको लगता है कि ये जो सैलाब आया हुआ है इसमें किसी की सर्टिफिकेट की या किसी के बोलने की जरूरत है? ये जो सैलाब आया है फिल्म का, जो लोग भीड़ चल के जो जा रही है, जो घुसी है थिएटरों में, 50 करोड़ रुपए ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है 3 दिन में, हमें जरूरत ही नहीं है। हमने अपने दुख को बयान किया है, विवेक अग्निहोत्री ने, अनुपम खेर ने, पूरी कास्ट ने, क्रू ने एक इतिहास को रचा है, एक इतिहास को लोगों के सामने लाया है। हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं, लेकिन उनका एटीट्यूड तो दिखता है अशोक जी, उनका एटीट्यूड तो दिखता है कि वो कैसे बटे हुए हैं और उनकी मानसिकता क्या है और वो किस तरह के नैरेटिव को सेट करने वाले हैं। एक वो फिल्म मेकर थे जिन्होंने सूर्यदेव के मार्तंड मंदिर को शैतान की गुफा बना दिया, वहां पर शैतान का नाच दिखाया टीवी पर और अपनी पिक्चर पर, और चुप से निकल गए। और एक ये निर्माता है जिन्होंने वहां के सत्य को दिखाया है। ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, इस फिल्म ने इनकी पूरी बुनियाद हिला दी है, इनको सोच में डलवा दिया, इनको डरा दिया है दोस्त, इनको डरा दिया है कि ये हुआ कैसे और क्यों हुआ। ये जो नैरेटिव हमारा नैरेटिव है, मैं भी एक फिल्मकार हूं, मैं भी एक फिल्म मेकर हूं, मैंने भी 2003 में कश्मीरी हिंदुओं के पलायन पे शीन बनाई थी, मैंने भी 1990 में डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। ये पूरी कोशिश हर वक्त हमें दबाया गया है, हर वक्त इन्होंने ये कोशिश की कि हमारा नैरेटिव बाहर नहीं आए, लेकिन जमाना, भारत बदल चुका है नरेंद्र मोदी जी के राज में, ये इतिहास बदल चुका है, देश बदल चुका है। हमें किसी की भी सत्य सुनने के लिए किसी की सर्टिफिकेट नहीं देनी है, ये रिडंडेंट हो गए लोग। बिल्कुल अशोक जी, इस फिल्म में एक डायलॉग है कि सरकार भले ही उनकी हो, सिस्टम तो हमारा है। ये इसी सिस्टम को आज चुनौती दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहा है कि इस इकोसिस्टम को सामने से चुनाव ललकारा है और कहा है कि अब ये बदल गया, क्योंकि जनमानस, जैसा आपने कहा, सामान्य लोग सड़क पर नीचे उतरकर अब कह रहे हैं कि जाऊंगा, पिक्चर देखूंगा, और जो भी देखता है सबको कहता है कि जाओ देखो ये सत्य क्या है। मैं आपको बात बताऊं, मैं जाते जाते एक बात बता रहा हूँ, एक तरह से अच्छा ही है कि इन्होंने फिल्म के बारे में नहीं बोला। अगर ये बोलेंगे फिल्म के बारे में तो शायद इतनी भीड़ उमड़ती नहीं। ये झूठे लोग हैं, ये गलत बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, तो लोग इनके साथ नहीं, लोग हमारे साथ हैं, ये प्रूव हो चुका है, ये हमारी जीत है। जी अशोक पंडित जी धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आइए आपको फिर से सुनाते हैं। तो उजागर करने इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है,
और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा, एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कुछ कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगी, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है। लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं, उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है। और ये जिम्मेवारी क्या करूंगा, सब लोग निभाएंगे। युद्ध के 20वें दिन बहुत बड़ी खबर, कीव पर मिसाइल से हमला हुआ है। कई घरों में आग की खबर है। मिसाइल हमले से जमीन में गहरे खड्डे हो गए हैं। लोग दहशत में नजर आ रहे हैं। यानी व्लादिमीर पुतिन की रूसी सेना ने अब कीव पर आक्रमण और तेज कर दिया है। बमबारी की तीव्रता बढ़ गई है। युद्ध के 20वें दिन कीव पर पूरी तरह कब्जा पर आमादा है व्लादिमीर पुतिन। अब ये तस्वीरें आई है जहां कीव पर मिसाइल से हमला हुआ है। की बड़ी खबर, रूस यूक्रेन महायुद्ध में पूरी तरह से धावा बोल चुका है रूस कीव पर रूस का भीषण हमला हुआ है। रूस ने किया रॉकेट हमला, रिहायशी इलाके को बनाया गया निशाना। इमारत में लगी है आग। इससे पहले मिसाइल से हमला किया, इतना भारी हमला कि जमीन में गड्ढे हो गए। अब पूरी तरह से कीव पर कब्जा कर लेना चाहता है रूस। और व्लादिमीर पुतिन युद्ध के 20वें दिन लग रहा है कि अपना संयम खो बैठे हैं। अब वो आर या पार की लड़ाई में घुस चुके हैं और पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। कीव पर कब्जा यानी यूक्रेन पर रूस काबिज। बड़ी खबर, हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बीच उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हिजाब पर हंगामा हुआ है। अलीगढ़ के राजकीय ITI में कुछ छात्राओं के हिजाब पहनकर आने की खबर पता चलते ही विरोध शुरू हो गया। कुछ छात्र भगवा डालकर कैंपस में पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया गया। यूपी के अलीगढ़ में हिजाब पर बवाल हुआ है। हिजाब पहनकर आई छात्रा का विरोध किया गया है। ITI में हिजाब पहनकर आई थी छात्रा, जिसके बाद विरोध में कई छात्रों ने भगवा पहना। भगवा डालकर कैंपस पहुंचे और हंगामा शुरू हो गया। जानकारी मिलते ही कुछ टीचर वहां पहुंचे और हंगामा कर रहे छात्रों को शांत करवाया। तो अब ये हिजाब पर हंगामा कर्नाटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के कैंपसेस में भी पहुंच गया है। कोर्ट के फैसले के बावजूद कई लोग इस फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं। कोर्ट और संविधान दोनों को ही अब निष्क्रिय बताकर, किसी और के अधीन बताकर अब अपने ही मन की करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये अलीगढ़ में हंगामा हुआ है, बवाल हुआ है ITI में, जहां एक छात्रा पहुंची हिजाब पहनकर, उसका विरोध हुआ। यहाँ पे कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मुसलमान लोग बुरखा पहन के आ रहे हैं, कोई टोपी लगा के आ रहा है, लेकिन मैंने कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ उनको, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। मैंने प्रिंसिपल सर से भी कहा है पहले। आज मैं भगवा पहन के आया तो मुझसे टीचर कह रहे हैं कि इसे उतार लो। मैंने कि ये नहीं उतरेगा सर, पहले आप बुरखा उतरवाइए जब ये उतरेगा। तो मुझसे ये कह रहे हैं कि नहीं वो नहीं, उनका तो उतर जाएगा। मैंने कि तब ये उनका उतर जाएगा तभी हमारा उतरेगा, नहीं हटेगा ये। अमित सिंह जुड़ रहे हैं। तो ये फिर से हिजाब बनाम भगवा हो गया, हिजाब बनाम सैफरन शॉल हो गया। ये कुछ छात्र हैं, ये कौन छात्र हैं और वहां के टीचर्स ने क्या कहा है? क्या इस ITI का कोई नियम है, कोई इनकी नियमावली है जहां पर हिजाब या बुर्का अलाउड है या नॉट अलाउड है?
देखिए आज ही कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया है और उसके बाद जब हिजाब मामला ये चल रहा था तभी उस दौरान अलीगढ़ का ये पूरा मामला है। अलीगढ़ में ITI स्कूल में जो बच्चियां या जो लड़कियां जो स्टूडेंट्स वहां पर गई थी पढ़ाई करने के लिए, वो हिजाब पहनकर गई थी। उसके बाद वहां पर कई स्टूडेंट्स जो थे वो भगवा गमछा डालकर ITI कॉलेज पहुंच गए, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ। हंगामों के बीच फिर शिक्षकों को, वहां के टीचर्स को, प्रधानाचार्य को, प्रिंसिपल को, उन्हें काफी मशक्कत करने पड़े। उन्हें बताना पड़ा कि नहीं आप हिजाब पहनकर कॉलेज आ सकते हैं, ना ही आप भगवा डालकर आ सकते हैं। यहाँ हर कोई पढ़ाई करने के लिए आ रहा और इसी तरीके से पढ़ाई करे। तो इस तरीके का मामला इससे 2 दिन पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से अलीगढ़ में और एक और मामला आया था जहां कॉलेज में जो बच्चियां हिजाब पहन के आ रही थी, वहां पर सीधे तरीके से टीचर्स ने उन्हें कहा था कि आप ड्रेस कोड में आइए, जो ड्रेस कोड है कॉलेज का उसी ड्रेस कोड में आइए पढ़ाई करने के लिए। तो कहीं ना कहीं क्या इन इंस्टीट्यूट्स का ऑलरेडी एक ड्रेस कोड है जहां पर किसी भी तरह के धार्मिक रिप्रेजेंटेशन को की इजाजत नहीं है? तो अगर ऐसा है तो क्या इस रूल को अब पूरी तरह से सख्ती से इंप्लीमेंट किया जाएगा? यहाँ बिल्कुल देखिए 2 दिन पहले भी हमने देखा था कि अलीगढ़ में एक कॉलेज में किस तरीके से टीचर सामने आए थे और कहे थे कि जो ड्रेस कोड है उस ड्रेस कोड का हर कोई पालन करे, स्कूल में कॉलेज में उसे पालन करे। और ठीक उसी तरीके से ITI में भी हिजाब पहनकर या भगवा पहनकर आने का नियम नहीं है, वहां पर भी ड्रेस कोड है। तो जाहिर तौर पे टीचर्स की तरफ से, स्कूल प्रशासन की तरफ से और कॉलेज प्रशासन की तरफ से साफ साफ लफ्जों में कहा गया है कि जो ड्रेस कोड है उसी ड्रेस कोड का पालन हर स्टूडेंट करे। तो क्या अब ये स्कूल में क्लासेस चल रहे हैं? क्या मामला शांत हो गया है? देखिए फिलहाल है बताया यही जा रहा है कि जो टीचर्स हैं वो लगातार बच्चियों को, लड़कियों को और जो भगवा गमछा डालकर जो लड़के वहां पहुंचे थे उन्हें समझा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि उनके पेरेंट्स को भी बुलाकर हिदायत दी जाए कि इस तरीके का से कोई हिजाब पहनकर या फिर भगवा गमछा डालकर ITI में ना पहुंचे पढ़ाई करने के लिए। वो सब अपने पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, तालीम लेने के लिए आ रहे हैं, तो उसी तरीके से आए, एक जो ड्रेस कोड है उसे पहनकर आए, किसी भी तरीके से कोई माहौल खराब करने के लिए नहीं आए। तो अब ये थोड़ी देर में आज ये मालूम चलेगा कि क्या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स यानी अभिभावकों को कॉलेज के द्वारा बुलाया जाता है या नहीं। फिलहाल दोनों तरफ से जो हिजाब पहनकर आए हुए जो लड़कियां उन्हें समझाया गया है, जो बाकी स्टूडेंट्स जो भगवा गमछा डालकर आए थे उन्हें भी समझाकर शांत किया गया है और उन्हें कहा गया है कि वो प्रॉपर ड्रेस कोड में वापस आए। जी राकेश त्रिपाठी जी अभी हमारे साथ हैं। तो ये हिजाब बनाम भगवा फिर से हो गया। राकेश जी, आप छात्र कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में भी कई इंस्टीट्यूट्स में अगर लड़कियां हिजाब पहनकर या बुर्का पहनकर आएंगी तो हम भी भगवा गमछा ओढ़कर आएंगे। देखिए हर क्रिया दूसरी प्रक्रिया को जन्म देती है। मैं मानता हूं कि शैक्षिक संस्थान शिक्षा के लिए है, आपको राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए। और जब स्पष्ट तौर पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है और किसी भी शैक्षिक संस्थान में अपने अनुशासन होते हैं, अपने नियम होते हैं, कायदे होते हैं और उनको माना जाना चाहिए। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग जानबूझ करके वहाँ राजनीतिक अखाड़ा बनाने के लिए अपने मत और मजहब से उसको जोड़ करके वहाँ इस का प्रकटीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पद्धति उचित नहीं है और ये सभी मजहब के लोगों को, जो भी उलेमा हो, धर्मगुरु हो, उन सबको मिलकर के अपील करनी चाहिए कि शिक्षा के संस्थान जो है उनको शिक्षण कार्य के लिए ही छोड़ दो, वहाँ राजनीतिक अखाड़ा हो। तो क्या आगे जाकर उत्तर प्रदेश सरकार की भी कोई नोटिफिकेशन जारी होगी? देखिए शिक्षण संस्थानों के लिए अपने नियम पहले से बने हुए और वो पहले ही नियमों के अनुरूप काम करते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई नियम का उल्लंघन होगा तो जो संबंधित इससे संदर्भित जो भी संस्थाएं हैं वो उस पर एक्शन लेने के लिए सक्षम है। राज्य सरकार के लिए कानून व्यवस्था में महत्वपूर्ण मसला बनता है। अगर कहीं भी कोई कानून को हाथ लेने की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार कठोरता से कार्रवाई। तो क्या आपको लग रहा है कि जानबूझकर अब अलीगढ़ में और ये जो घटनाएं घट रही है ये सियासती इस पर कोई रुख है, कोई जानबूझकर इस मामले को यहाँ तूल देना चाहता है? जब आप कह रहे हैं कि एक नियमावली है, एक रूल है, एक ड्रेस कोड है, उस ड्रेस कोड को हर किसी को फॉलो करने की जरूरत है। देखिए कुछ लोग जानबूझ करके कट्टरपंथ को फैलाने का प्रयास करते हैं और उत्तर प्रदेश में ऐसे तमाम वाकये हुए हैं, देश भर में ऐसे तमाम वाकये हैं जहाँ कुछ कट्टरपंथी तक को जानबूझ करके मजहब की आड़ में
विद्यालयों या विश्वविद्यालयों के वातावरण पर खराब करने की कोशिश करते रहे, ऐसे लोगों से बहुत सख्ती से सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों को ख्याल करना चाहिए। ऐसे कट्टरपंथी तत्व देश की जो नई पीढ़ी है उसको जानबूझ करके सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये विश्वविद्यालय चर्चा के लिए हो सकते हैं, शैक्षिक परिसरों में शिक्षा पर चर्चा होगी, लेकिन ये हिजाब पर बात करने की बजाय किताब पर बात करने की जरूरत है। हिजाब को छोड़कर के किताब को लोगों को पढ़ना चाहिए। जी, हिजाब नहीं किताब चुने, ये कह रहे हैं आप राकेश त्रिपाठी जी, धन्यवाद। लेकिन वहां पर स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर इस तरह का एक्शन होगा तो हमारा भी एक रिएक्शन होगा, एक काउंटर एक्शन होगा। हम कोई भगवा गमछा ओढ़कर नहीं आना चाहते, लेकिन अगर नियम को कोई और फॉलो नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे।